हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। मृत्युंजय मिश्रा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय देखने जा रहे हैं। इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू सूर्यवंश। आज हम लोग इसमें एक महत्वपूर्ण शासक रहा सूर्यवंश का टोटल टाइम पीरियड रहा है 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक। तो यदि पिक्चर का नाम सूर्यवंश है तो फिल्म है तो बाबू कोई ना कोई इसका डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर बोले तो संस्थापक। तो सूर्यवंश का संस्थापक कहा जाता है शेरशाह सूरी को। तो आज की जो हमारी फिल्म है वो टोटली केंद्रित है शेरशाह सूरी पर। यदि आपसे कोई पूछे शेरशाह सूरी का समय काल कब से कब तक रहा है तो आप बताएंगे 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रमुख तौर पर देखने का प्रयास करेंगे शेरशाह सूरी को और उससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। शेरशाह सूरी में देखा विशेष तौर पर इसकी सबसे पहले आपको कहानी सुना देते हैं और शेरशाह सूरी से बनने वाले जो संबंधित फैक्चुअल प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पर एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो शेरशाह सूरी से बनने वाले सभी प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे, बड़े आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है कि इसके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम बाबू इनके हसन कहा हुआ करता था और पिताजी इनके 3 विवाह किए हुए थे। तो जानते हैं एक पत्नी बड़ा मुश्किल होता है। इनके पिताजी को 3 पत्नी संभालना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में इनके जो पत्नियां हैं, कह लीजिए शेरशाह सूरी के पिताजी की हसन खां की जो पत्नियां हैं ये आपस में बड़ा झगड़ा करती थी और इस झगड़ा करने के कारण पिताजी को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। स्वाभाविक सी बात है, समझ सकते हैं। अब पिता कुछ अपनी पत्नी को तो कह नहीं पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो कोई भी गुस्सा होता था वो बेचारा जो छोटा बच्चा था तत्कालीन समय में, जिस शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था, उसी पे सारा गुस्सा उतर जाया करता था। तो शेरशाह सूरी बाबू नाराज होकर के पहुंचता है सिराजे हिंद अर्थात जौनपुर, जिसे पूरब का सिराज के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र में जौनपुर शहर को ख्याति प्राप्त रहा है। तो शेरशाह सूरी भाग करके वहां पर पहुंचता है और वहां पर इसकी शिक्षा दीक्षा होती है। शिक्षा दीक्षा होने के बाद जौनपुर के जागीर से एक बार इसकी मुलाकात हुई और जौनपुर के जागीर विशेष तौर पर उनका नाम जमाल खां हुआ करता था। जमाल खां इस बच्चे जो फरीद है ना, फरीद की काबिलियत को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने विशेष तौर पर अपने जो जागीरदार रहे जौनपुर के जलाल खां के वहां नौकरी किया करते थे इनके पिताजी, हसन खां को पत्र लिखा और पत्र में विशेष तौर पर उसने संबोधित किया कि आपका ये जो बेटा है ये बड़ा काबिल और हुनरमंद है। इसको जो अपनी संपत्ति है, जो साम्राज्य चलाने में इसको भी अपने साथ लाइए, आपको महती भूमिका निभाएगा। यद्यपि आगे चल करके ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तब पुनः पत्र लिखा गया था। दक्षिणी बिहार के एक सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था बाबू बहार खां लोहानी और उसी बहार खां लोहानी के पास विशेष तौर पर जब ये पहुंचा तो बहार खां लोहानी के नेतृत्व में इसकी नियुक्ति हुई। बहार खां लोहानी का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था जलाल खां। जलाल खां की बॉडीगार्ड या अंगरक्षक या संरक्षक के तौर पर शेरशाह सूरी की नियुक्ति हुई थी। तो शुरुआत में तो इसका नाम फरीद रहा, उसके बाद आगे चल करके ये शेर खां हुआ। कहानी कुछ ऐसी थी कि बहार खां लोहानी जा रहे थे शिकार करने और शिकार करने निकले हुए थे। शेर का अटैक हुआ। शेर का जब अटैक हुआ तो अपने फरीद मियाँ थे, फरीद मियाँ ने तलवार निकाला और शेर के 2 टुकड़े कर दिए। तो बहार खां लोहानी कहे महाराज आपका नाम फरीद थोड़ा होना चाहिए, आपका नाम शेर खां होना चाहिए। तब से विशेष तौर पर यह बच्चा फरीद खां बना। आगे चल करके बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद बहार खां लोहानी की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था दूदू बेगम। अब अपने फरीद मियाँ जो है दूदू बेगम से विवाह करते हैं। ये बात विशेष तौर पर दूदू बेगम और बहार खां लोहानी का जो छोटा पुत्र रहा जिसका संरक्षक रहा फरीद या शेर खां या शेरशाह सूरी, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी और वह बंगाल के शासक से विशेष तौर पर इस बात को मदद मांगा कि शेरशाह सूरी या जो फरीद खां है इसने हमारी जो माता हैं उनसे विवाह कर लिया, इसमें हमारी मदद करिए। तो बंगाल के शासक नुसरत शाह विशेष तौर पर मदद करते
उसके पहले शेर खां ने इन दोनों लोगों का हिसाब कर दिया, इन लोगों का केस फाइनल कर दिया, या कह सकते हैं इन दोनों की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक उपाधि धारण करता है जिसे हजरत आला के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके विशेष तौर पर भारत का पूर्वी द्वार या भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से विख्यात चुनार दुर्ग पर शेरशाह सूरी का नियंत्रण होता है। और चुनार की जो शासिका हैं जिनका नाम लड़मलिका है, लड़मलिका से विशेष तौर पर यह विवाह करता है और चुनार को अपने नियंत्रण में ले लेता है। चुनार को कब्जे में लेने के लिए हुमायूं 4 माह तक घेरा डाला रहता है। अंतिम में 4 महीने घेरे डालने के पश्चात दोनों में संधि या समझौता होता है और शेरशाह सूरी को अपने पुत्र कुतुब खां को कह लीजिए कि रखना पड़ता है हुमायूं के संरक्षण में, विशेष तौर पर जान बख्शने की कीमत के तौर पर। आगे चल करके शेरशाह सूरी की कहानी आपको हमने हुमायूं के एपिसोड में आपने देखा होगा कि 1539 और 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं में जबरदस्त युद्ध हुआ है और 1540 के युद्ध में यही शेरशाह सूरी 1539 के पहले चौसा के युद्ध में वो पराजित करता है। पराजित जब कर देता है हुमायूं को, तभी ये विशेष तौर पर शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को भारत से निर्वासित करने के बाद ये गद्दी को प्राप्त करेगा और शेरशाह सूरी के नाम से वो गद्दी पर बैठा। शेरशाह सूरी का टोटल शासन अवधि रही है 1540 से लेकर के 1545 तक। तो विशेष तौर पर इससे परीक्षा में जो जो चीजें प्रश्न के तौर पर बन सकती हैं, आइए इसको देखने, जानने और समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें बेहतर ढंग से समझ में आएंगी और परीक्षा में बनने वाले सारे प्रश्न यहाँ से आप कर सकेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का बाबू जन्म कहाँ पर हुआ है। तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ है बाबू होशियारपुर में। होशियारपुर, शेरशाह सूरी का जन्म हुआ है होशियारपुर में। इनके जन्म को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों के अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों ने विशेष तौर पर इनके जन्म को बताया है कि इसका जन्म हुआ है 1472 ईस्वी में। ईस्वी में। और कुछ विद्वान हैं विशेष तौर पर उनका ऐसा मानना है कि इसका जन्म हुआ है 1486 ईस्वी में। 1472 ईस्वी और 1486 अब ऑप्शन में जैसा आ जाए विशेष तौर पर ऐसा आप प्रश्न को टिक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 1472 ईस्वी और 1486 ईस्वी के बाद शेरशाह सूरी के यदि आपसे कोई पिता का नाम पूछे तो शेरशाह सूरी का पिता का नाम हुआ करता था हसन खां। शेरशाह सूरी की यदि माता का नाम पूछे तो माता का नाम बताएंगे बाबू अफगान माता। तो शेरशाह सूरी का जन्म हसन खां या अफगान माता से 1472 या तो 1486 जैसा आपके ऑप्शन में रहेगा उस तरीके से आप चले जाएंगे। 1472 स्पेशली एक इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर कानूनगो। यदि कभी कठिन प्रश्न बन सकता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1472 किस इतिहासकार ने कहा है, तो आप बताएंगे डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म होशियारपुर में हसन खां और अफगान माता से 1472 ईस्वी में हुआ। या एक दूसरे इतिहासकार हैं जिनका ऐसा मानना है कि शेरशाह सूरी का जन्म हुआ है 1486 ईस्वी में और उस इतिहासकार का नाम है बाबू डॉक्टर आशीर्वादी लाल। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सूर्यवंश का टोटल टाइम पीरियड है 1540 से 1555। सूर्यवंश के संस्थापक के तौर पर शेरशाह सूरी को जाना जाता है। शेरशाह सूरी का शासन अवधि रहा 1540 से 1545। इसका जन्म होशियारपुर में 1472 ईस्वी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कानूनगो और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आशीर्वादी लाल इसका जन्म हुआ है 1486 ईस्वी में। इसकी पिता का नाम हसन खां, इसके माता का नाम अफगान माता, इसके भाई का नाम, अन्य भाइयों के तौर पर देख लेते हैं कि इसके अन्य कौन कौन से भाई रहे हैं। अन्य भाई में एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है सुलेमान, अन्य भाइयों में एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है मिर्जा, अन्य भाइयों में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है अहमद। तो सुलेमान, मिर्जा और अहमद, इसके अलावा इसके अन्य 2 भाई रहे हैं सुलेमान, मिर्जा, अहमद, और इसके एक भाई का नाम रहा है बाबू अली
और इसके एक भाई का नाम रहा है यूसुफ। तो शेरशाह सूरी के बेसिक परिचय में ये इतने परिचय हो गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद की बात आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इसके आगे की क्या बातचीत है शेरशाह सूरी से संबंधित उसको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है शेरशाह सूरी से संबंधित। शेरशाह सूरी के भाई का नाम हो गया। अब देखें विशेष तौर पर शेरशाह सूरी के जो बाबू पिता हैं, पिता का नाम हसन खां है। हसन खां जो जौनपुर रियासत है, जौनपुर रियासत के जो प्रमुख हैं जिनका नाम जलाल खां है, जलाल खां के वहां ये किया करते थे नौकरी। इसी रियासत को देखने के लिए विशेष तौर पर आगे चल करके जब शेरशाह सूरी पहुंचता है तो रियासत को लेकर के भाइयों में बंटवारा, कह लीजिए विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता ही है कि भाइयों के बीच में आजकल माहौल कैसा चल रहा है जगह जमीन को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में सुलेमान से बाबू इसका विवाद हुआ और सुलेमान से विवाद होने के पश्चात शेरशाह सूरी अब जाएगा दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार के सूबेदार हैं, सूबेदार का नाम है बाबू बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी विशेष तौर पर बहार खां लोहानी का एक बेटा है, बेटे का नाम भी स्पेशली है जलाल खां। इसी जलाल खां का संरक्षक नियुक्त होगा, इसी जलाल खां का संरक्षक नियुक्त होगा फरीद। फरीद स्पेशली किसका नाम है? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद है। तो जलाल खां के संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है फरीद को और फरीद अपनी ड्यूटी को बड़े ईमानदारी से निभा रहा है। आगे चल करके बहार खां लोहानी बाबू शिकार करने के लिए गया हुआ था। शिकार करने के दौरान इसका आक्रमण होगा एक शेर का और इस शेर की हत्या कर दिया था, शेर को 2 टुकड़े कर दिया यही फरीद। जब इसने विशेष तौर पर इस शेर के 2 टुकड़े कर दिया तो इस फरीद को बहार खां लोहानी ने बाबू शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। आगे चल करके बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद, बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद बहार खां लोहानी की एक बेगम है, बेगम का नाम है, फिल्म है तो फिल्म में हीरोइन की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है बाबू दूदू बेगम। पत्नी का नाम क्या है? दूदू बेगम। और दूदू बेगम चूंकि इनके पति का देहांत हो गया है तो ये दिल भी अकेला है और अपने फरीद मियाँ भी विशेष तौर पर भी चाहते हैं, क्योंकि उनका विशेष तौर पर यदि आप देखेंगे तो फरीद आगे चल करके ऐसे बहुत सारी विधवा बेगमों से विवाह करेगा जिसका उद्देश्य तत्कालीन राज्य के सेना और राजकोष को प्राप्त करना हुआ करता था, न करके महिला। तो फरीद का विवाह हो जाएगा दूदू बेगम से, इन दोनों का विवाह हो गया। ये बात विशेष तौर पर बाबू अच्छी नहीं लग रही है किसको? जलाल खां को। जलाल खां इस बात को लेकर के नाराज है और तत्कालीन समय में यह बंगाल के शासक से मदद मांगेगा। बंगाल के शासक का नाम है नुसरत शाह। कहे भैया थोड़ा मदद करिए, शेर खां हमारी माँ को भी लेके चले गए हैं, साथ ही साथ धन को भी ले लिए हैं, सेना को भी ले लिए हैं।
तो नुसरत शाह विशेष तौर पर अभी मदद करने का प्रयास कर पाता, उसके पहले अपने जो शेर खां हैं, शेर खां बाबू नुसरत शाह और जलाल खां, इन दोनों की हत्या कर देगा और धीरे धीरे यह कह लीजिए एक महत्वपूर्ण अफगानी नेता के तौर पर उभर रहा है। आगे चल करके शेर शाह सूरी से एक और प्रश्न विशेष तौर पर पूछा जा सकता है। चुनार के दुर्ग पर भी इसका नियंत्रण हो गया था। चुनार का दुर्ग स्पेशली इसने 1530 ईस्वी में, चुनार के शासक हुआ करते थे। यदि आपसे चुनार के शासक का नाम पूछे तो शासक का नाम बताइएगा ताज खां, और इनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका नाम था लडमलिका। ताज खां को जहर देकर के मार दिया गया। अब जहर देकर जब मार दिया गया तो ये दिल भी अकेला है और इस दिल की भी पूर्ति करेंगे अपने शेर खां मियां और लडमलिका से विवाह कर लेंगे। चुनार को स्पेशली वो भारत का पूर्वी द्वार के तौर पर भी संज्ञा दी जाती है। यदि आपसे कभी ये प्रश्न पूछा तो इसका सही जवाब बताइएगा चुनार। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे की बात शेर शाह सूरी से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं बाबू इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। एक बढ़िया सा नोट्स बनाएं जिससे बनने वाले सारे प्रश्न आपके मुट्ठी में हों। अब इसके आगे की कहानी में हुआ कुछ ऐसा, हुमायूं अब चुनार के किले को जीतना चाहता है और हुमायूं चुनार के किले को कह लीजिए चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसी स्थिति में हुमायूं बाबू 4 महीने तक इस किले को घेरा रहा। अंतिम में शेर शाह सूरी अपने पुत्र कुतुब खां को उसको हुमायूं के पास छोड़ता है। तब जाकर के हुमायूं इसको कह लीजिए कि छोड़ देता है। आगे चल करके हुमायूं के लिए यही एक बहुत बड़ी गलती हुई इतिहास में और वह शेर शाह सूरी को कभी समझ नहीं पाया, जिसका परिणाम उसको 1539 और 1540 में देखने को मिला। इसीलिए चाणक्य बाबू एक बात कहते हैं कि 4 चीजों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भारत के हर एक शासकों से यही गलती हुई। मध्यकालीन भारत की शुरुआत में आप देखेंगे बहुत बार अवसर आया जब मोहम्मद गोरी को हम लोग चाहे होते तो कब तक उसकी कहानी समाप्त हो जाती, लेकिन हर बार हमने अपने जो हमारा वास्तविक चरित्र है उसी के साथ हम रह पाए और उसके हर बार माफी मांगने पर हमने माफ कर दिया। एक बार पृथ्वीराज चौहान हारे तो उसके आगे की कहानी आप सबको पता ही है। देखा जाएगा किसी और एपिसोड में उस कहानी को। आगे चल करके और क्या महत्वपूर्ण बन सकते हैं शेर शाह सूरी से प्रश्न। 1534 ईस्वी में एक युद्ध हुआ बाबू जिसे सूरजगढ़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा गया है महमूद शाह वर्सेज शेर शाह सूरी। इस लड़ाई में महमूद शाह बाबू हुआ पराजित। इस लड़ाई में महमूद शाह पराजित हो गया है और शेर शाह सूरी को यहां से बहुत बड़ी संख्या में कह लीजिए धन की प्राप्ति होगी। यहां से 13 लाख दिनार प्राप्त करेगा, बहुत बड़ी रकम है। और इसके बाद से शेर शाह सूरी के कह लीजिए जितने सैन्य अभियान होंगे, एक बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति करने के बाद इसके सैन्य अभियानों में बड़ी तेजी से कह लीजिए देखने को मिलता है। शेर शाह सूरी का जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान रहा हुमायूं के खिलाफ रहा। सबसे पहला अभियान इसका चौसा युद्ध के तौर पर आप देख सकते हैं। चौसा युद्ध की चर्चा हम लोगों ने विशेष तौर पर हुमायूं के वीडियो लेक्चर में की हुई थी, लेकिन शेर शाह सूरी के साथ भी उसका इंपॉर्टेंस बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह लड़ाई लड़ी गई 1539 ईस्वी में और 1539 ईस्वी के इस चौसा के युद्ध में हमने आपको हुमायूं के वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित ही कर दिया था। हुमायूं विशेष तौर पर कर्मनाशा नदी में अपने घोड़े सहित कूद जाता है और उसके बाद कर्मनाशा नदी में कूद करके किसी तरीके से निजाम नामक भिस्ती के सहयोग से अपनी जान को बचाता है। 1540 में पुनः वह संगठित होकर के आएगा और शेर शाह सूरी से एक दूसरा युद्ध लड़ेगा जिसे हम लोग विशेष तौर पर जानते हैं
थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं यहाँ पर भी। कन्नौज या तो बिलग्राम या तो इसे गंगा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह लड़ा गया है 1540 ईस्वी में और इसी लड़ाई में पराजित होने के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और यह 15 वर्षों के लिए इसका कह लीजिए निर्वासन रहा है। 15 वर्षों के निर्वासन के पश्चात पुनः तहमस्प वंश के सहयोग से इसकी एंट्री होगी और सूर्य वंश के अंतिम जो शासक हैं विशेष तौर पर जिन्हें सिकंदर सूरी के नाम से हम लोग जानते हैं, सिकंदर सूरी ने विशेष तौर पर मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं पराजित करके पुनः मुगल वंश की गद्दी को प्राप्त करता है। इसके आगे विशेष तौर पर यदि प्रश्न देखे जाए शेरशाह सूरी के बारे में, तो शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है यह भू राजस्व सुधार के लिए काफी फेमस हुआ, जिसमें विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनके वित्त मंत्री का, जिसका नाम है टोडरमल। यही टोडरमल आगे चल करके विशेष तौर पर अकबर के नवरत्नों में शामिल होंगे और अकबर के भू राजस्व सुधारों में से एक उसका कृषि विभाग आईन दसाला के अंतर्गत एक पद्धति को लागू किया जाएगा, एक प्रणाली को लागू किया जाएगा जिसको विकसित किया था टोडरमल ने, जिसे दसाला प्रणाली के नाम से जानते हैं। अकबर के वीडियो में हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। यदि यहाँ तक बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। शेरशाह सूरी से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट हो गया, तो आगे देखते हैं। आगे जब ये शासक बन गया तो 1541 में इसकी एक और लड़ाई होगी बाबू खोखर जनजातियों से। 1541 में शेरशाह सूरी ने उनको पराजित किया और उनके आक्रमण से बचने के लिए एक किला बनवाया जिसे रोहतासगढ़ के किला के नाम से जाना जाता है। अभी ये सब कुछ काम चल ही रहा था तो बंगाल का एक सूबेदार था बाबू, सूबेदार का नाम था खिज्र खां। तो खिज्र खां का मन बढ़ रहा था, इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब उसको नहीं पता एक शेरशाह सूरी व सनकी आदमी है, कुछ भी कर सकता है। देखते हैं क्या हुआ। लिखेंगे 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने खोखरों को पराजित किया और इनके आक्रमण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, इनके आक्रमण से बचने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। अगला क्या प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से गवर्नर ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो आप बताएंगे बंगाल के गवर्नर का नाम है बाबू खिज्र खां। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब जब स्वतंत्र घोषित कर दिए तो इनका काल अब आ गया है। अब शेरशाह सूरी बाबू इनको बना लेगा बंदी। खिज्र खां को बना लिया बंदी, किसने? शेरशाह सूरी ने। और बंदी बनाने के बाद कहे कि तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो, इस बंगाल को बाबू बांट दिया 19 भागों में। कहा कि अब सब जगह सेना रखेंगे, सब जगह नेता रखेंगे, तुम्हारा जो ज़्यादा नेतापना है वो सब खत्म कर दिया। बंगाल को बांट दिया 19 भागों में और इस 19 भागों को विशेष तौर पर देखने के लिए एक विशेष तौर पर व्यक्ति नियुक्त किया सेनाओं के साथ। तो इस 19 भागों का जो प्रमुख हुआ, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यदि आपसे इन 19 भागों के प्रमुख के तौर पर पूछे तो प्रमुख को कहा जाता था सिकदार। क्या बोलते थे? सिकदार। तथा जो सिपाहियों को न्याय देने वाला होता था, जो सिपाहियों को न्याय करने वाला होता था, उस अधिकारी को बाबू कहा जाता था मुंसफ।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके आगे शेरशाह सूरी से अन्य क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी आपको बताना है शेरशाह सूरी का किला। शेरशाह सूरी का किला यदि कभी आपको देखने का अवसर मिला है तो आप जरूर जाइए सासाराम में। इसका विशेष तौर पर शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी के मकबरे को देखें। इसे शेरशाह सूरी अपनी मृत्यु से पहले ही इसको बनवाया हुआ था और ज़बरदस्त वो शेरशाह सूरी का मकबरा है। कह लीजिए कि वो झीलों के बीच में निर्मित है, तो कभी जाने का अवसर मिला तो देखें। शेरशाह सूरी ने कुछ सड़कें बनवाई, सड़कों के बारे में चर्चा कर लिया जाएगा। शेरशाह अपने भू राजस्व सुधार के लिए जैसा हमने की चर्चा की, तो अपने भू राजस्व सुधार में इसने कह लीजिए भूमि की पुनः एक बार अच्छे से पैमाइश करवाई। तो उसके लिए वो किस पैमाने का प्रयोग करता था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्नों को अभी चर्चा कर लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, इसके बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आगे देख लेते हैं बाबू। अब 1541 में खोखरों को पराजित करने के बाद, साथ ही बंगाल को कई भागों में बांटने के बाद ये आगे बढ़ता है मालवा की तरफ। मालवा जब बढ़ता है उसके पहले विशेष तौर पर ग्वालियर क्षेत्र पड़ता है। तो ग्वालियर और रायसीन के जो प्रमुख हैं, जो शासक हैं, उनका नाम हुआ करता था बाबू पूरनमल। तो पूरनमल के आगे चल करके ये हत्या करेगा, जो इतिहास में इसके ऊपर एक काला धब्बा है। विशेष तौर पर इसने कसम खाई थी कि हत्या नहीं करेंगे और कुरान का कसम खाने के पश्चात भी इसने हत्या कर दी। तो इतिहास में शेरशाह सूरी के ऊपर जो रायसीन अभियान इसका माना जाता है, इसके ऊपर एक काला धब्बा के तौर पर देखा जाता है। तो क्या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अब ये जाता है मालवा की तरफ। मालवा बढ़ने के क्रम में सबसे पहले मुलाकात होगी ग्वालियर में। ग्वालियर के बाद ये जीतता है वो रायसीन को, और रायसीन के बाद विशेष तौर पर यह जीतता है मालवा को। इस दोनों के प्रमुख हैं, शासक का नाम हुआ वो पूरनमल। पूरनमल की हत्या कर देता है और पूरनमल की हत्या शेरशाह सूरी के ऊपर, ये शेरशाह सूरी के ऊपर इतिहास में काला धब्बा के तौर पर अंकित है। तो शेरशाह सूरी के ऊपर इतिहास में काला धब्बा के तौर पर इसको कहा गया है। इसके पश्चात शेरशाह सूरी ने अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण अभियान किए। राजस्थान में इसका जो मारवाड़ अभियान रहा, इसी मारवाड़ अभियान को जीतने के क्रम में शेरशाह सूरी का एक बड़ा फेमस कथन है, आप सबने सुना होगा कि मुट्ठी भर बाजरे को प्राप्त करने के लिए मैं अपने पूरे भारत के साम्राज्य को खो देता। यदि आपसे कोई पूछे कि किस अभियान में विशेष तौर पर शेरशाह सूरी ने इस कथन का प्रयोग किया है, तो आप बताएंगे मारवाड़ अभियान। आगे चल करके शेरशाह सूरी के जो अंतिम प्रमुख अभियान रहे हैं 1545 ईस्वी में, इसका जो कालिंजर अभियान है यह हुआ है। कालिंजर के जो शासक हैं वो उनका नाम है कीरत सिंह। कीरत सिंह के विरुद्ध इसका अभियान यह रहा है। इसी कालिंजर अभियान के दौरान इसने एक कह लीजिए गोला बारूद के हथियार टेस्टिंग कर रहा था, जिसका नाम है उक्का। उक्का नामक आग्नेयास्त्र का, उक्का नामक आग्नेयास्त्र का निरीक्षण करते समय इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व ही शेरशाह सूरी ने अपना मकबरा बनवाया हुआ है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। इसके मकबरे से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। कनिंघम ने विशेष तौर पर इसके मकबरे के लिए एक कथन कहा हुआ है, उस कथन को आप ध्यान रखेंगे। कनिंघम ने कहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कितना खूबसूरत रहा होगा। शेरशाह सूरी के मकबरे से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आपसे कोई पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस पत्थर से निर्मित है,
तो आप बताइएगा शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये लाल पत्थर से निर्मित है, और ये लाल पत्थर स्पेशली जो प्रयोग किए गए हैं वो विंध्यन पर्वत श्रेणी के जो विशेष तौर पर पत्थर हैं, इन्हीं पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। यदि यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो शेरशाह सूरी ने कुछ सड़कें बनवाई, कुछ भूमि सुधार कार्य किए, उस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे विशेष तौर पर शेरशाह सूरी से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम लोग विशेष तौर पर देखते हैं मारवाड़ के शासक का यदि आपसे नाम पूछा जाए तो मारवाड़ के शासक का नाम हुआ करता था बाबू मालदेव। और मालदेव पर आक्रमण करने के लिए शेरशाह सूरी को विशेष तौर पर बीकानेर और मेड़ता के शासकों ने शेरशाह सूरी को आमंत्रित किया हुआ था। इसी आमंत्रण के पश्चात शेरशाह सूरी ने मारवाड़ अभियान किया हुआ था और मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित करने में यह सफल तो रहा, लेकिन यहाँ की जो राजपूत सेना है उसकी वीरता को देखने के पश्चात ही शेरशाह सूरी को यह एहसास हो गया था कि इससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यद्यपि इस युद्ध को जीतने में सफल रहा था, और उसी के पश्चात इसने एक स्टेटमेंट कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपने पूरे भारत के साम्राज्य को खो देता। शेरशाह सूरी से और बनने वाले क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? शेरशाह सूरी से बनने वाले प्रश्नों की कड़ी में यदि चर्चा की जाए तो शेरशाह सूरी ने बाबू, जिसको कहा जाता है जीटी रोड, या तो जिसको बोला जाता है शेरशाह सूरी मार्ग, या जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण कराया था। यह स्पेशली बंगाल के सुनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर के अटक तक इस सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी का एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण रहा बाबू, आगरा से जोड़ने वाली एक शहर रही जिसका नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर जगह है एमपी में। इसके अलावा शेरशाह सूरी से और क्या बात पूछी जा सकती है? शेरशाह सूरी ने विशेष तौर पर 1700 सरायों का निर्माण कराया था, और इसी इसके सरायों के निर्माण को एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर कानूनगो। डॉक्टर कानूनगो ने शरीर में दौड़ने वाली धमनियों के समान इन 17 सरायों की उपमा दी है। इसके अलावा शेरशाह सूरी से और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? शेरशाह सूरी अपने भू राजस्व सुधार में सड़कों की पुनः पैमाइश करवाई थी। सड़कों की पुनः पैमाइश करवाए। सड़कों की पैमाइश करवाने के लिए बाबू इसने एक पैमाना जारी किया था जिसे गज ए सिकंदरी नाम दिया गया, और भूमि नापने के लिए सनई के डंडे का इसने प्रयोग किया है। विशेष तौर पर इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे। इस पैमाने में या तो 39 अंगुल होता था या 32 इंच होता था। यदि कभी प्रश्न और ज़्यादा पूछा जा सकता है तो ये बात पूछी जा सकती है। इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शेरशाह सूरी से और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। शेरशाह सूरी ने, यदि आपसे कोई पूछे वर्तमान रुपया जो है जिसको ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली के तौर पर कह लीजिए विकसित किया गया है, वर्तमान रुपया ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार जो रहा वो शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए आधार शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए रुपए हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ये इतनी बात हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे अभी शेरशाह सूरी से और कुछ और अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। स्पेशली और एक प्रश्न अभी जगह है, इसको लिख देते हैं। शेरशाह सूरी ने बाबू भूमि को कबूलियत और पट्टा पर देने की कह लीजिए व्यवस्था शुरू की थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे तो शेरशाह सूरी से बनने वाले सभी प्रश्न आप कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं।
चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। इसके आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जा सकती है, उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है, कथन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो शेरशाह सूरी पे बोले गए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक विद्वान रहे जिनका नाम है अब्बास खां शेरवानी। इनका दो महत्वपूर्ण कथन है विशेष तौर पर शेरशाह सूरी के संदर्भ में, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला कथन ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी का शासनकाल इतना भयमुक्त रहा है, स्पेशली चोरों डकैतों से, कि आधी रात को बूढ़ी जर्जर महिला सोना लेकर जा सकती है। आप सोच सकते हैं कितना महत्वपूर्ण बात है ये तत्कालीन समय में। वर्तमान समय में जब दुनिया भर की बातें की जा रही हैं, फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण कथन विशेष तौर पर शेरशाह सूरी के संदर्भ में ये अब्बास खां शेरवानी का है। ये कहते हैं कि बुद्धिमत्ता और बहादुरी के मामले में शेरशाह सूरी दूसरा हैदर था। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे शेरशाह सूरी की अर्थव्यवस्था का आधार, यदि आपसे कोई शेरशाह सूरी की अर्थव्यवस्था का आधार पूछे तो आप बताएंगे लगान से प्राप्त होने वाली जो आय हुआ करती थी वही इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख तौर पर आधार हुआ करती थी। तो लगान के अंतर्गत जो जमीन थी तत्कालीन समय में कह लीजिए रैयतवाड़ी व्यवस्था पर दी जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसमें बिचौलियों का कोई संपर्क नहीं हुआ करता था, राजा का सीधे संपर्क हुआ करता था किसानों से। इस बात को ध्यान रखेंगे। लगान की विशेष तौर पर बाबू यदि आपसे कोई पूछे कि लगान की दर क्या हुआ करती थी, तो दर के अंतर्गत उत्पादन का 1/3 भाग सभी राज्यों में जो लगान की दर है वो उत्पादन का 1/3 है, तथा 1/4 एक अपवाद है, इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। अपवाद को एग्जामिनर खास तौर पर पूछता है। 1/4 भाग लगा करता था मुल्तान में। उम्मीद करते हैं शेरशाह सूरी से बनने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं पूरा अंत तक, तो शेरशाह सूरी से बनने वाले सभी प्रश्न आप अच्छे से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि हम कोई अन्य वीडियो लेक्चर देंगे जिसमें शेरशाह सूरी से बनने वाले जिन प्रश्नों पर एक बार चर्चा किया जा सकता है। बाकी हुमायूं के वीडियो में एक विशेष तौर पर एक बात और बता दें, आपसे पूछा जाता है बाबू, हुमायूं वाले वीडियो में इस बात को ध्यान से उतर गया था। यदि आपसे कोई पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो हुमायूं का मकबरा है यह किसके द्वारा इसका निर्माण कार्य हुआ है। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य हुआ है, इसकी एक बेगम रही बाबू जिनका नाम है हाजी बेगम। तो हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण कार्य हुआ है। इसके अलावा लगभग हुमायूं से संबंधित हमने सारे विषयों पर चर्चा कर ली थी। शेरशाह सूरी से बनने वाले सारे प्रश्न बता दिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो हम लोग विशेष तौर पर चर्चा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष तौर पर
हुमायूं के मकबरे में ही यदि आपसे कोई पूछे, एक बहुत बढ़िया प्रश्न ध्यान में आ गया, आपको बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि मुगलों के अंतिम वंश को हुमायूं के मकबरे पे किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दफन कर दिया गया है, तो उसका नाम निकलसन हुआ करता था। वो निकलसन के द्वारा ही मुगल वंश का जो अंतिम वंश रहा, कह लीजिए अंतिम व्यक्ति रहा, उसको हुमायूं के मकबरे में ही निकलसन के द्वारा 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इसी हुमायूं के मकबरे में उसको निकलसन के द्वारा दफन कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय जफर का बेटा हुआ करता था अबू बकर, और अबू बकर के जो 2 बेटे हैं स्पेशली उनका नाम हुआ करता था मिर्जा मुगल और सुल्तान मिर्जा। मिर्जा मुगल और सुल्तान मिर्जा को निकलसन के द्वारा इसी हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया है। तो यदि ऐसा भी प्रश्न कभी आपकी परीक्षा में आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोग देखें जो भी टॉपिक करेंगे काफ़ी डिटेल में करने का प्रयास कर रहे हैं, और टॉपिक होने के बाद इस पर हम प्रश्न उत्तर भी लेकर के आएंगे। विविध परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं या तो जो पूछे जाने की संभावना है। आपसे बस इतना सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को अच्छे से, यदि आप ईमानदारी से देखेंगे तो इसमें आपका भी लाभ होगा। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का बेहद धन्यवाद।